अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है ना वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दो जो है ना, फर्स्ट टू, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाले स्टडी करेंगे। ये आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस जो है ना वो एटॉमिक साइज में आता है, तो इसकी ये दो टाइप्स हैं। तो हम दो टाइप्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में अब टू टाइप्स के ना साइज होते हैं एटम के। एक तो फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस और एक हमारे पास है आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली किसका होगा? एटम का, ठीक है। और आयोनिक रेडियस किसका होगा? आयन का। फर्स्ट अब हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है। एटॉमिक रेडियस हमारे पास इस तरह होता है। अब इसकी दो डेफिनेशंस हैं, तो दोनों डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई इन एटम्स। यानी अगर हमारे पास दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई, जो सक्सेसिव का मतलब होता है जो साथ साथ हो, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये दो एटम्स हैं, आपस में साथ यानी बॉन्डेड हैं। इनकी ये क्या है? न्यूक्लियस, जिन्हें हम इकट्ठा क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई कहेंगे। तो इनका जो हमारे पास एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो इतना हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। यानी अगर हम दो एटम्स में एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो क्या होता है? टू सक्सेसिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई, कि दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई जो आपस में साथ साथ हैं उनका क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस है। और अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस from the nucleus to the outermost shell of atom। अगर हमारे पास एक एटम हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि ना, जो हमारे पास, मैं आपको इस तरह बना के दिखा देती हूँ। एक हमारे पास अब ये एटम है तो उसका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक हमारे पास अगर हम दो एटम्स में देखें तो हमारे पास क्या होगा? जो न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियाई हैं उनका आपस में डिस्टेंस, उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। और अगर एक एटम की बात करें तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास उस एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जितना डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप और पीरियड में हमारे पास किस तरह होता है। अब जो ग्रुप है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो ग्रुप होता है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। और हमारे पास जो पीरियड्स हैं उनमें एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब ग्रुप और पीरियड्स में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह करता है, तो ये हमने देखना है। अब हमारे पास जो ग्रुप है उसमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इस तरह साइज जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, शेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइज है, इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स हमारे पास लेफ्ट टू राइट अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। पीरियड्स में इस तरह साइज की अरेंजमेंट होती है। तो अब इधर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास क्या है, आयोनिक रेडियस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयोनिक रेडियस। ओके, अब हमने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो एटम होता है वो अक्सर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस तरह, एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी आयन में कन्वर्ट हो तो हम क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव आयन। ठीक है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐड अपने अंदर ऐड करवा के आयन बने तो हम उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आयोनिक रेडियस होता है ना वो आयन का रेडियस है। ठीक है, यानी कि जो आयन्स हैं, जब एटम किसी आयन में कन्वर्ट होता है तो फिर उसका जो रेडियस होता है, यानी उसके जब हम रेडियस की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस भी उसी तरह है जिस तरह एटॉमिक रेडियस है, बस फर्क इतना है कि एटम में उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, लेकिन आयन में या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुका होता है या ऐड हो चुका होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं उनमें अब आपके पास जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहले है सोडियम आयन की। अब सोडियम जो होता है ना, जब वो एटम होता है तो सोडियम एटम जो है उसका साइज होता है 157 pm पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन जब सोडियम एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसका साइज हो जाता है 95 पिकोमीटर। अब इसकी क्या वजह है कि हमारे पास जो सोडियम एटम है उसका साइज बड़ा है, 157 पिकोमीटर है, और जब वो आयन बन गया तो 95 पिकोमीटर हो गया उसका साइज। तो इसका यानी क्या इसकी रीजन है कि कैटाइन जो है, जो पॉजिटिव आयन होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं, कि कैटाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट एटम से, जहां से वो बना है, उससे छोटा हो गया है। तो इसकी क्या रीजन है, जब हमारे पास, अब हमारे पास ये सोडियम है, ठीक है, इसका एटम, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमारे पास जो सोडियम आयन बना उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है कि अब हमारे पास ना एक ही एटम था। ठीक है, एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब जो एटम का न्यूक्लियस है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आराम से रहने देगा, यानी वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ऑब्वियसली डालेगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो वो क्या करेगा, वो अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ के रखेगा, यानी उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, उन्हें बांध के रखने के लिए, ताकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज ना हो जाएं, यानी ये भी चले ना जाएं। तो इसलिए जो यहाँ न्यूक्लियस की पावर है, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्या है, ज्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियस की जो पावर है वो यहाँ ज्यादा है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब न्यूक्लियस की जो पावर है वो काफी ज्यादा है, तो वो अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। तो इसलिए क्या होगा, अब ये जो एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट हुआ तो उस वक्त न्यूक्लियस ने क्या किया था, उसने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ज्यादा अपने क्लोज कर लिया था फोर्स लगा के, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। तो इसलिए जो आयन का साइज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए जो सोडियम एटम है वो 157 पिकोमीटर का था, लेकिन जब वो सोडियम आयन बना तो वो क्या हो गया, 95 पिकोमीटर का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस में एग्जांपल है कि उनका आयोनिक रेडियस जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस हमारे पास कौन होते हैं, एनाइंस। ठीक है, इसमें हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, फ्लोरीन की। अब जो हमारे पास फ्लोरीन एटम होता है, ठीक है, फ्लोरीन एटम, उसका हमारे पास जो साइज है वो होता है 72 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन जब वो बना फ्लोराइड आयन, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करवा लिया, तो वो उसका साइज इंक्रीज होके हो गया 136 पिकोमीटर। अब जो नेगेटिव आयन है उसका जो साइज है वो आयन बनने के बाद इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्यों हुआ, यानी हमारे पास जो आयोनिक रेडियस है वो इस वाले केस में इंक्रीज होना है। ठीक है, वो क्यों हुआ, अब हमारे पास एक छोटा सा फ्लोरीन का एटम है, उसने अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऐड करवाया, तो उसका साइज जो है जब वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसकी मेन रीजन क्या है, अब हमारे पास जो फ्लोरीन है ना वो एक छोटा सा एटम था। ठीक है, उसके अंदर ना उसका जो बाहर वाला ऑक्टेट था वो बिल्कुल कंप्लीट था। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद थे, उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो आपको उस गेस्ट को, अगर आपके पास एक ही रूम है जहां आप लोग यानी सोते हो रात को, तो आप उस गेस्ट को एडजस्ट करने के लिए अपनी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करोगे ना, चेंज। तो इसी तरह जो फ्लोरीन एटम है उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और वो अपनी जगह पे सही थे, इलेक्ट्रॉन एक और आ गया उसके अंदर ऐड होने के लिए, तो क्या होगा, वो अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को यानी एडजस्ट करने के लिए ना एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना कि वो एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाते तो वो एक दूसरे को फिर धक्का देना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी यही कुछ करेंगे। तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आपस में धक्का देना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करने के चक्रों में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि दूर करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे से। तो इसलिए क्या होगा, उस यानी जो रिपल्शन हो रही है उसकी वजह से हमारा जो आयन बना है उसके साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा आयन। तो यही वजह है कि हमारे पास जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनमें आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है, पॉजिटिव आयंस में जो आयोनिक रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की बात। अगर हम ग्रुप और पीरियड की बात करें तो ग्रुप में भी हमारे जिस तरह एटॉमिक रेडियस आपने देखा था ना, आयोनिक रेडियस भी उसी तरह है। ग्रुप में आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है और पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। वजह यही है कि ग्रुप में हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, कम होता है,
और पीरियड में हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड हमारे पास जो है वो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करवाने के लिए देते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आप जहां भी पढ़ेंगे ना इसकी डेफिनेशन, उधर यही लिखा होगा, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जब हम किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना होता है ना हमने, तो हम उस एटम को ना गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एटम सॉलिड स्टेट में होता है तो उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके फिर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं। तो इसलिए जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी जाती है तो उसमें लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम ही होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एनर्जी हमें देनी है एटम को, अगर हमें उससे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम जो शॉपकीपर है उसे हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं और वो हमें कोई ना कोई चीज़ देता है। उसी तरह हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमें एटम को कुछ देना पड़ेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन हमें देगा, तो हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ जो एटम्स होते हैं ना उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी उन्हें देनी पड़ती है एक ही दफ़ा, तो वो क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो आयन बनता है, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 496 किलो जाउल पर मोल। यानी हमें इतनी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी और फिर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी 738 किलो जाउल पर मोल। लेकिन अगर हमने मैग्नीशियम जो आयन अब बन गया है उसमें से हमने दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव अब करवा लिए, तो तब हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1431 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो अब जो ये दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज है ना, इन्हें हम क्या कहेंगे, जो ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी है जो हमने पहली दफा दी उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये वाली जो है इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी वो वाले एटम्स जिनको हमें 2 या 2 से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो रिमूव हो सकते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में से, तो उनमें हम फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है ना वो हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होती है। उसी तरह थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकंड से ज्यादा होगी, यानी जो आगे आती जाएंगी ना वैल्यूज वो पिछली वाली से ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि पिछले, अभी मैंने जब आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था मैंने एक बात कही थी कि अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे तो न्यूक्लियस जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज्यादा पकड़ के रख लेगा। तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जीज हैं, हमें ज्यादा, जो दूसरा अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी एटम में से, पहला एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल चुका है, वो आयन बन चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उस आयन में से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे मैंने इधर किया, पहले एटम था मैग्नीशियम, मैंने उसे आयन बनाया, यानी मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने उसको 738 किलो जाउल पर मोल एनर्जी दी। उसके बाद मैंने उसी आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो Mg+2 बन गया, यानी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। तब मैंने उसे कितनी एनर्जी दी, 1431। ठीक है, तो मैंने उसको ये ज्यादा एनर्जी क्यों दी, क्योंकि यहाँ जो आयन है उसमें जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से पकड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ी ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल सके। ओके, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड है वो क्या है। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है यानी कि एटम का जो साइज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अब इधर देखना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो ज्यादा है या नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइज ज्यादा है एटम का, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की पावर है यानी कि हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसमें अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए या ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि जब न्यूक्लियस अपनी ताकत ही नहीं लगा रहा इलेक्ट्रॉन्स पे, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के ही नहीं रखा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल सकते हैं बाहर। तो इधर इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमें कम वैल्यूज में चाहिए होगी। ठीक है, तो ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, कम होता है। एटम का जो साइज है वो छोटा हो गया, तो अब क्या हुआ, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से पकड़ लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी, हमारे पास ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ग्रुप्स में हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कम, हमें कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं आराम से, और पीरियड्स में हमारे पास हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने ज्यादा फोर्स से पकड़ा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। जो मैंने आपको आयोनिक रेडियस पढ़ाया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि ग्रुप्स में क्या होता है, हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और पीरियड्स में क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि वहां जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ग्रुप्स में क्या होता है, हमारे पास कम होता है, और पीरियड्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी तरह मैंने आपको एटॉमिक रेडियस भी पढ़ाया, उसमें भी सेम है। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या है, डिफरेंट है, सेम है बिल्कुल, बस उसमें क्या है, एटॉमिक रेडियस जो है उसकी उसमें एटम की हम बात करते हैं, और आयोनिक रेडियस में हम क्या करते हैं, आयन की बात करते हैं। ठीक है, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ग्रुप्स और पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करता है, और पीरियड्स में हमारे पास एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इसके ऑपोजिट है। आपने बस ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो रिलेशन है वो याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपने आज जो सारी वीडियो थी उसमें 2 पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बाकी जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत यानी आपको केमिस्ट्री की अच्छी वीडियोस नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना पहले वो समझ आ जाएं, उसके बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और लाइक भी जरूर कीजिएगा।